Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. It's your English grammar video, and as you all know, we are doing chapter number 6, the noun gender. The noun gender. I have already explained what the noun gender is. It tells whether the object is male or female. It discriminates males and females of animals and human beings, and the noun gender also tells the gender of non-living things. It tells whether the person is the thing or person is of common gender or neuter gender. I have already explained males fall under the category of masculine gender and females fall in the category of feminine gender. मेल्स के लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज़ होती है, चाहे वो एनिमल्स के मेल्स हों या ह्यूमन बींग्स के, और फीमेल्स के लिए फेमिनिन जेंडर यूज़ होती है. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कॉमन जेंडर. व्हाट इज़ अ कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल. कॉमन जेंडर यानी कॉमन सब के लिए, तो इसमें मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं. कॉमन जेंडर में हमारे पास हमेशा इस तरह के क्वालिटीज़ और इस तरह के चीज़ें होती हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि टीचर, जैसे कि पेरेंट, जैसे कि फ्रेंड, चाइल्ड. ये जो नेम्स होते हैं ये हम कोई भी फ़र्क किए बगैर, चाहे मेल है या फीमेल, हम सब के लिए ये नेम्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको कॉमन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव न्यूटर जेंडर. A noun that denotes a thing that is neither male nor female. एक ऐसा नाउन जो कि आपको बताता है कि जो कि ना मेल है और ना फीमेल है. What can be that thing? Is said to be of the neuter gender as book, pen, room, tree. So these are non-living things. Non-living things जो कि ना इंसान ना जानवर होती हैं ना इंसानों में आती हैं, तो वो न्यूटर जेंडर के में फॉल करती हैं. जैसे कि बुक हो गई, पेन हो गया, रूम है, ट्री है, ये चीज़ें न्यूटर जेंडर में आती हैं. न्यूटर जेंडर यानी इसको ना मेल कह सकते हैं हम, ना इसको फीमेल कहते हैं. It will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun, which determines its gender in many other languages, e.g. in Urdu, where Baghiche is masculine and Lakdi is feminine. So they are saying it totally depends whether the thing it totally depends upon the gender of thing. किसी भी चीज़ की जेंडर पे डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है. हम ऐसे ही किसी चीज़ को मेल या फीमेल नहीं कहते. हमारे पास हमेशा जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो न्यूटर जेंडर में फॉल करेंगी. उनको हम मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जैसे उन्होंने बोला है. जैसे कि उर्दू में होता है बागीची और लकड़ी और बागची. जो लकड़ी जो है वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में उर्दू में फॉल करती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स न्यूटर जेंडर में फॉल करती है, वो मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में फॉल नहीं करती. So objects without life are often personified, that is spoken of as if they were living beings. We then regard them as males or females. The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence, as the sun, summer, winter, time, death. The sun sheds his beams on rich and poor alike. Personification is a literary device. It's a figure of speech. Personification किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना का मतलब होता है जो पोइट्री में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है. पर्सोनिफिकेशन जब भी यूज़ होती है पोइट्री में, तब ही नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सूरज को हो गया, इस तरह की चीज़ों को तब ही इंसानी ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना, और पर्सोनिफिकेशन में ही नॉन लिविंग थिंग्स को मेल या फीमेल जेंडर में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ पोइट्री में होता है और ये रियल लाइफ में नहीं होता. सो वी डू नॉट यूज़ we cannot say the sun is male or female. So personification happens only in poetry, and only poets do this. So the feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness, and gracefulness.
कभी कभी जो फेमिनिन जेंडर होती है उसको जो भी कोई भी चीज़, किसी भी खूबसूरती, किसी भी सॉफ्टनेस, ग्रेसफुलनेस, किसी भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ जब हमने कंपेयर करना होता है, या उसको कुछ अट्रैक्टिव की कोई चीज़ ऐसी खूबसूरत या अट्रैक्टिव होती है, तो हम उसको फेमिनिन जेंडर कह सकते हैं। जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी. Look at the example. The moon has hidden her face behind a cloud. The moon has hidden her. Her, we use her for girls and women. हर हमेशा हम औरतों के लिए यूज़ करते हैं या लड़कियों के लिए, लेकिन यहाँ पे मून के लिए हर यूज़ किया गया है, क्योंकि चाँद को खूबसूरत समझा जाता है, और जिन चीज़ों को खूबसूरत समझा जाता है अक्सर उनको फेमिनिन जेंडर में भी, ये भी सिर्फ पोइट्री में या कोई महावरतन कोई बात की जाती है। रियल लाइफ में, रेगुलर कॉन्वर्सेशन में ऐसे नहीं होता, तो तब हम इन चीज़ों को फेमिनिन जेंडर में ये चीज़ें फॉल कर सकती हैं। This use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. तो मैंने आपको पहले भी बताया, दिस ओनली हैपन्स इन पोइट्री। ये बातें या महावरतन होती हैं, महावरा यानी किसी चीज़ को कंपेयर करना किसी चीज़ से, या फिर पोइट्री में होती हैं। रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती। अदरवाइज द जेंडर्स आर all the genders are the way I have explained, that we have a masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. We have only 4 genders. जो मेल्स होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, जो फीमेल्स होती हैं चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स वो फेमिनिन जेंडर में आती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं, और जो कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे कि पेरेंट चाइल्ड वगैरह, ये रिश्ते जो रिलेशंस होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि थीफ, चोर, क्वालिटीज़ वगैरह या नेम्स जो होते हैं कुछ चीज़ों के, वो कॉमन जेंडर में आते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 6, द नाउन जेंडर, and we'll do rest of the part of this chapter in the next video lecture. Stay safe, take care, Allah Hafiz.